नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 11 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले 11 मई की तारीख, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, भारत के लिए, क्योंकि आज के दिन भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया था, डू नॉट ट्राई टू मेस विद अस। हमसे पंगेबाजी मत करना, क्योंकि अब हम बन चुके हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत बन चुका था आज के दिन, क्योंकि परमाणु बम का परीक्षण किया था हमने। और परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति 98। शक्ति 98। 98 क्यों था? क्योंकि ये किया गया था 1998, 1998 में किया गया था। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। और शक्ति क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया गया था शक्ति का हमारे द्वारा। तो शक्ति 98 ये नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का या इस परमाणु परीक्षण का। और देखिए, ये एक बहुत ही आइकॉनिक फ़ोटो है, क्योंकि इसमें दो बहुत ही महानतम व्यक्तित्व हम लोग को दिख रहे हैं। एक तो हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक कौन है? एक हैं मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जो कि उस समय DRDO के प्रमुख थे। तो जब इतनी महान पर्सनैलिटीज़ साथ में मिलेंगी तो धमाका तो हो गई, और धमाका हुआ भी था। तो इस तरीके का धमाका हुआ था, इतना बड़ा धमाका हुआ था। ये परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु बम को परीक्षण किया था भारत ने। और देखिए, ये जो परीक्षण किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, टेस्टिंग रेंज पोखरण। तो पोखरण में किया गया था। और पोखरण में क्यों किया गया था? क्योंकि पोखरण एक तरीके से एक निर्जन इलाका है। यहाँ पे अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटा मोटा रेडिएशन फैल भी जाता है न्यूक्लियर टेस्ट का, तो निर्जन इलाका है, दूर दूर तक यहाँ पर लोग हैं ही नहीं। तो इसलिए पोखरण को चुना गया था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। देखिए, 2 बार पोखरण टेस्ट हुआ था, और जो पहला टेस्ट था उसके बारे में हम आगे देखते हैं। और देखिए, इन्हीं सब पर आधारित आज हमारा पहला प्रश्न भी है। तो पहला सवाल है, भारत द्वारा प्रतिवर्ष 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जैव विविधता दिवस। तो आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई को, बायोडाइवर्सिटी डे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण का नाम शक्ति 98 रखा गया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व तत्कालीन DRDO प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण था वो 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। और इस परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? परमाणु टेस्ट का स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि दुनिया को ये जताने की कोशिश की गई थी कि ये जो परमाणु परीक्षण हमने किया है, ये बुद्ध की राह पर चलते हुए शांति के लिए किया गया है। तो इसलिए स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। और जो दूसरा परमाणु पोखरण परीक्षण था वो 11 मई 1998 को किया गया था, जब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसका नाम रखा गया था शक्ति 98। देखिए, 11 मई से लेकर के 13 मई तक लगातार 1 2 3 4 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, और पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था भारत ने। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और देखिए, बॉलीवुड में एक बहुत ही बढ़िया मूवी बनी है इसके लिए, अगर कभी समय हो तो ज़रूर इसे आप देखिएगा। परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण। इसमें जॉन अब्राहम एक्टर हैं। देखिए, इस तरीके की मूवीज़ देखनी चाहिए ज़रूर, जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है हमारे देश के बारे में भी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या केरल। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में परियोजना संजीवनी परियोजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य जो अपनी तरह का जल बजट पेश किया था। जल बजट। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बन रहे हैं, डिजिटल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये डिजिटल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए सिर्फ 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट है।
जब ये पूरे तरीके से अगर ये अच्छे से सक्सेसफुल रहा तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। परियोजना के तहत 1765 नगर पालिका स्कूली छात्रों के समग्र शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। 25,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि ये बच्चों के लिए है और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छी योजना है ये। इसमें 25,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है कि अगर बच्चे की कोई बीमारी होती है, बच्चे को कोई भी बीमारी होती है तो वो हॉस्पिटल में जाकर इन 25,000 रुपयों को यूज़ कर सकता है। और एक्चुअल में ये डिजिटल हेल्थ कार्ड ये बन रहा है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये सब एक्चुअल में क्यों किया जा रहा है, तो देखिए बच्चों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए। जैसे हम जब स्कूल में थे और हमारा रिजल्ट आता था या जिसे हम रिपोर्ट कार्ड भी कहते थे, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस पता चलता था किस तरीके का परफॉर्मेंस है। त्रैमासिक आधार पर, छमाही आधार पर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर एनुअल होता था। वैसे ही ये डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा जिसमें हर 6 महीने में बच्चे की हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड होगा जिसमें बच्चे के हेल्थ का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इस तरीके से ये होगा। इसमें हर बच्चे का एक यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसके ज़रिए बच्चे के माता पिता, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारी इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। हर 6 महीने में डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट को फॉलो अप भी किया जाएगा। इस अनूठी पहल से न केवल बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता चलेगा और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? ऑप्शन हैं राफेल नडाल, किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी या मैक्स वर्स्टैपन। तो आंसर है लियोनेल मेसी। ये हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश से हैं और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन से हैं ये। किलियन एम्बापे ये फ्रांस से हैं और ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। मैक्स वर्स्टापन ये फार्मूला 1 रेसर हैं ये। लियोनेल मेसी लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। मेसी अर्जेंटीना के एक दिग्गज फुटबॉलर हैं और लास्ट ईयर 2022 में अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था, फीफा वर्ल्ड कप। साथ ही अर्जेंटीना टीम साल की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई है। तो इस तरीके से एक ही साल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और टीम का पुरस्कार जीतने वाले लियोनेल मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए मेसी तो हो गए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? फ्रेजर प्राइस जो कि एक स्प्रिंटर हैं जो कि जमैका देश से संबंध रखती हैं। स्प्रिंटर मतलब कि जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस करते हैं। और जमैका से ही एक और दिग्गज धावक कौन है? यूसेन बोल्ट। सर और एक और अवार्ड है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला कार्लोस अल्कराज को जो कि स्पेन से हैं। तो ये दोनों हम लोगों को मुख्य रूप से याद करना है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फ्रेजर प्राइस। और लियोनेल मेसी को 2021-22 का फीफा का बेस्ट प्लेयर भी चुना गया था और इन्हें 7 बार बैलन डीओर, ये भी एक फ़ुटबॉल का प्राइज़ होता है, बैलन डीओर प्राइज़, ये 7 बार जीत चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट, यह इंडोनेशिया में हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, यह शिखर सम्मेलन 40वें क्रम का है। तो क्या केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है केवल एक सही है। ये इंडोनेशिया में तो हो रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन यह शिखर सम्मेलन 40वें क्रम का नहीं है, ये 42वें क्रम का है। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के लबुआन बाजो में आयोजित हो रहा है। यह 42वें क्रम का सम्मेलन है और इस सम्मेलन का विषय क्या है? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देना, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने सदस्यों और देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करना है। देखिए ये तो हो गया आसियान शिखर सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में। और पाँचवीं भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई कुआलालंपुर, मलेशिया में। बात की जाए आसियान की तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्थापना हुई थी 1967, 1967। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और आयोजन इसका साल में 2 बार होता है। आसियान का सम्मेलन साल में 2 बार होता है, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस
तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग डीकोड कर पाएंगे कि कौन कौन से सदस्य देश हैं। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वही सब इसके सदस्य हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सभी आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल या उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस इनको एक ही कैटेगरी के लिए दिया गया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको अलग कैटेगरी के लिए दिया गया। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस और एंकरेज डेली न्यूज़ को प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया है। तीनों को अमेरिका में भ्रष्टाचार, लॉ एनफोर्समेंट, यौन हिंसा और नस्ल भेद जैसे विषयों पर रिपोर्ट्स के लिए भी पुरस्कार मिले। अमेरिका में एजेंसियों के अधिकारियों के बीच वित्तीय टकराव पर रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया। वो पुलित्ज़र पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? अखबार, पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य मतलब कि लिटरेचर, संगीत रचना में। लेकिन मुख्य रूप से ये पत्रकारिता के लिए ही दिया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता या जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, ट्राई या फिर IRDAI। तो आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। हाल ही में इसरो ने स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। और किन के लिए है? जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का? छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिचयात्मक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अनुसंधान के अवसरों और करियर विकल्पों का अवलोकन मिलता है। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में S सोमनाथ और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। चलिए आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स की लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी रे, के शैलजा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कस्तूरी रे। और के शैलजा की कौन सी किताब है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड। चलिए देखते हैं। कस्तूरी रे एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के ऊपर किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के जीवन के बारे में बताया है कि एक आदिवासी लड़की की यात्रा के बारे में जिसने सभी बाधाओं को टाल दिया, जो लचीलापन, दृढ़ संकल्प और धैर्य का परिचय बनी। स्कूल और कॉलेज के माध्यम से एक शिक्षक से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षद से मंत्री तक, झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की उनकी यात्रा के बारे में इस किताब में लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे? ऑप्शंस हैं इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड। तो आंसर है इजराइल। बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में अभी कुछ समय पहले राज्याभिषेक हुआ। किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ और इस राज्याभिषेक का एक खुफिया नाम रखा गया था, सीक्रेट कोड रखा गया था। तो वो था ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब ये नाम रखा गया था। अब देखिए अमेरिका, तो भारत और अमेरिका, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। और फिनलैंड, फिनलैंड भले ही होगा दुनिया का सबसे खुशहाल देश, लेकिन हैप्पीएस्ट कंट्री, लेकिन फिनलैंड के लिए 2023 की सबसे बड़ी खबर एक ही है कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है। नाटो का सदस्य बन गया फिनलैंड। चलिए आगे देखते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे, परंतु बीच में ही भारत का दौरा रोककर वापस स्वदेश के लिए उनको लौटना पड़ गया, क्योंकि उनको वहां पर सुरक्षा हालातों का जायजा लेना था। कारोबार, निवेश, रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही मोबिलिटी के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे, 1992 में,
और 2022 में 30 साल पूरे हो चुके हैं भारत और इजराइल के। बात की जाए इजराइल की, जो इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। देखिए स्पेलिंग स्टार्ट होती है जे से, लेकिन इसको पढ़ा जाता है यरूशलेम। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। संसद का नाम क्या है इजराइल की? नेसेट। और यहाँ की जासूसी एजेंसी का क्या नाम है? मोसाद, जो एक बहुत ही एलीट और ख़तरनाक जासूसी एजेंसी है मोसाद। और इजराइल में एक और शहर है तेल अवीव के नाम से। जैसे यरूशलेम है वैसे ही तेल अवीव है। तेल अवीव को आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है। और देखिए आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज़ 7,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, जिन्होंने 225 इनिंग्स में ये कमाल करके दिखाया है। तो विराट कोहली 7,000 रन बनाने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी बने हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बाबर आजम के बारे में भी देखा है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं, ये इन्होंने 97 इनिंग्स में 5,000 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन जो 5,000 रन इन्होंने पूरे किए थे वो वनडे में किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विराट कोहली की, जिन्होंने आईपीएल में, ना कि टी20 में। आईपीएल भी 20 ओवर का ही होता है, लेकिन आईपीएल अलग है। आईपीएल में ना कि टी20 की बात हो रही है, सिर्फ आईपीएल की बात हो रही है। आईपीएल में सबसे तेज़ फास्टेस्ट 7,000 रन इन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं, 7,000 रन पूरे किए। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज करते हुए। भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ में। और उद्घाटन किन्होंने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑपरेशन मर्यादा, ताकि तीर्थ स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ रखा जा सके, ताकि वहाँ पर जो अमर्यादित काम होते हैं, जो जैसे कि नशा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को दूर रखना। अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? नीरा टंडन। इन्हें नियुक्त किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है मेघालय में। मिशन परिवर्तन किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है बिहार से। और मिशन परिवर्तन क्या है? तो ये हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधारभूत संरचना में परिवर्तन के लिए, उसके सुधार के लिए ये मिशन परिवर्तन लाया गया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रैंकिंग नहीं दी गई थी इसमें श्रेणी में रखा गया था। भारत को विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में रख दिया गया था, कंट्री विथ पर्टिकुलर कंसर्न, लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किताब किससे संबंधित है? तो ये लिखी है के शैलजा ने, इनके द्वारा लिखी गई है। विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।